कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एनालिटिकल एडिशन, वेक्टर एडिशन जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और बी वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो ए प्लस बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इट इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज़ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ओनली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर गेटिंग एडेड। तो हम ए एक्स प्लस बी एक्स जो आई के कंपोनेंट है वही ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं कि जे वाला ऐड कर दें और जे में जे के करें। ए वाई प्लस बी वाई जे, तो ये इनका वेक्टर एडिशन होगा, जो कि क्या कहलाएगा? जो कि कहलाएगा कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। इसका हम जोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखें। मान लीजिए एक वेक्टर आप ऐसे चली और फिर एक वेक्टर ऐसे चली, तो जो पहला वेक्टर चला गया है वास्तव में चला तो ये वेक्टर गया है, क्योंकि एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया जाए तो ये वेक्टर बनेगा कि नहीं? बोलो। तो इसके दो कंपोनेंट करो, तो इसके दो कंपोनेंट करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। एक ये है वेक्टर और दूसरा वेक्टर कौन सा है? ये। अच्छा, इसके भी दो कंपोनेंट करो, तो इसके दो कंपोनेंट करने के लिए फिर एक पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, तो क्या होगा? ये हमने पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया है, तो उसके भी दो कंपोनेंट हैं, यानी कि हमारे पास एक ए एक्स है, ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। तो अब जरा देखो, तो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट क्या हुए? क्या ए एक्स और ए वाई हुए, जो आई और जे के डायरेक्शन में है? और बी के क्या हुए? बी एक्स आई, और यहाँ से इसका कौन सा हुआ बताओ? बी वाई जे। दो वेक्टर हो गए। तो क्या अगर हमें ये वाला वेक्टर चाहिए तो मुझे इधर नहीं आ जाना चाहिए, जो कि ए वाई जे प्लस बी वाई जे है? बोलो, जोड़ नहीं देना चाहिए इस वाले वेक्टर को पाने के लिए? ये हमारा जो रिजल्टेंट है। और इधर आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए इसी वेक्टर को पाने के लिए? क्या इन दोनों को नहीं जोड़ देना चाहिए? बताएं। समझ में आ गई बात कि क्यों ऐसा किया गया? बताइए। क्लियर है ना? हाँ, तो यही चीज़ यहाँ की गई है। इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लें 3 डायमेंशन क्यों तो भी किए जा सकते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के। जैसे मक्खी हवा में उड़ती है तो वो के कंपोनेंट भी लेके उड़ती है, क्योंकि वो ज़मीन से कुछ हाई भी होती है ना। अगर ज़मीन में चींटी रेंग रही है तो उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट है, लेकिन जो हाउस फ्लाई है उसके पास तो कुछ हाइट भी है ना, उसके पास क्या के कंपोनेंट नहीं है? 2 मीटर ऊपर है, 3 मीटर ऊपर। अच्छा, तो इसी तरीके से बी वेक्टर है, तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के। और यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आर वेक्टर क्या बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या इनके मैं करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जोड़ दूं? क्योंकि और तो इसको इसमें तो नहीं जोड़ सकते हैं, जो जिधर चला उधर ही जोड़ सकते हैं। तो ए जेड प्लस बी जेड के, ये हो गया।
और कभी कभी ऐसा भी करना पड़ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, यानी जिस जिस डायरेक्शन में जितना जितना चल रहा है उसके हिसाब से। और सी वेक्टर है सी एक्स आई प्लस सी वाई जे सी जेड के। और कोई मुझसे कहता है कि a प्लस बी माइनस सी करो, तब मैं क्या करूं? तो क्या उसके लिए मुझे ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस सी एक्स करना चाहिए क्या? ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, और उसे किस में लिख देना चाहिए? आई में, यानी एक्स के ये दोनों कंपोनेंट जोड़ के ये माइनस कर दो, जैसा ये कह रहा वैसे ही करो। और ऐसे ही ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई जे और प्लस ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड के। बात समझ में आ गई? करना वही है आपको जो लिखा है। ओके, ऐसा इसमें लिखा हुआ है 4.23 ए में, पेज नंबर 71 में। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं, इससे कोई वेक्टर अगर आर बन गया है तो इससे अगर आर वेक्टर बनेगा तो उस आर वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो आर एक्स आई होंगे और प्लस आर वाई जे होंगे और प्लस आर जेड के होंगे। आपकी बुक में टी से रिप्रेजेंट किया गया है, यदि टी से रिप्रेजेंट किया जाए तो टी एक्स आई प्लस टी वाई जे प्लस टी जेड के, ऐसा हो। यानी अगर हमने ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया और सी वेक्टर ऊपर की तरफ है, और किसी ने कहा नहीं ऊपर नहीं है, इसको पलटो माइनस सी करो, तो माइनस सी करने के लिए मुझे उल्टा नहीं कर देना चाहिए? ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस सी, और इसको क्या करें, लॉ ऑफ पॉलीगन से शुरू से जो आखिरी का हेड है वो जोड़ दें, तो क्या यही बन जाएगा? जैसे शुरू टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर है, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यही तो लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन है। दैट इज टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर is joined to head of last vector to get resultant vector। तो हमने क्या पाया, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस माइनस वेक्टर सी, बोलो यही पाया? इतनी बात हो गई। अब देखो एग्जाम्पल 4.2, find the magnitude and direction of resultant of two vectors in terms of their magnitudes and angle between them। तो हमको दिया गया है ए वेक्टर और दूसरा दिया गया है बी वेक्टर, और हमें इसका रिजल्टेंट और एंगल पाना है। तो हमें क्या कर लेना चाहिए, ये चीज़ एक वेक्टर बना ली, ये हमने पैरेललोग्राम लॉ से बना लिया जो कि आर है। अब देखो इसके बाद इसको परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो परपेंडिकुलर डाला तो ये एन हो गया, ये पी हो गया, और ये एस हो गया, और ये क्यू हो गया। तो जो अगर ये बी वेक्टर है और इनके बीच का टोटल एंगल थीटा है, टोटल एंगल थीटा है, तो टोटल थीटा एंगल क्या यहाँ भी होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी है तो ये भी हो जाएगा,
अगर मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो ये भी है तो ये भी हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो। तो ये जिधर थीटा होता है क्या उधर बी कॉस थीटा है, बताया था कि नहीं, कंपोनेंट प्रोजेक्शन। अच्छा अगर मान लीजिए ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो इधर भी b cos 90 माइनस थीटा लिख दूं, क्योंकि अब इस वेक्टर का इधर प्रोजेक्शन चाहिए। लेकिन b cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या b sin थीटा, ले मैं वही एंगल रहा हूँ। मान लीजिए ये है और ये एक वेक्टर है, तो मैं इधर प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्शन ऐसे ही बनेगा, ये है b और ये है 90 माइनस थीटा, तो b cos 90 माइनस थीटा, तो उससे क्या बनेगा बताओ, एंगल तो बीच का ही ले, b sin थीटा बना कि नहीं। और पहले हमने करके भी दिखा दिया था, अगर इसे हम कुछ ले लें x और y तो हम थीटा से भी कर सकते हैं कि अगर y ले लेंगे तो sin थीटा इज y बाई बी, cos थीटा इज x बाई बी, तो x आ जाएगा b cos थीटा और y आ जाएगा b sin थीटा। वैसे भी किया था कि नहीं, इसे y ले लो तो sin थीटा इज y बाई बी, तो y इज इक्वल टू b sin थीटा, वैसे भी किया जा सकता है। तो ये हमारा b sin थीटा आ गया, ये लेंथ Sn इज इक्वल टू b sin थीटा। अच्छा अब देखो, तो ये O है, तो OS क्या आ जाएगा, OS, तो OS का स्क्वायर इज ON स्क्वायर और प्लस SN स्क्वायर, लेकिन ON तो OP प्लस PN है और ये SN का स्क्वायर है, दैट इज A प्लस B cos थीटा है और B sin थीटा है, इट इज OS स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो A स्क्वायर और इन दोनों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो B स्क्वायर और प्लस 2AB cos थीटा। सो OS क्या हुआ, ये हो गया, OS को ही हमने R कहा है, तो R का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और दोनों के प्रोडक्ट का डबल और साथ में उनके बीच का एंगल, इन सब का सम। तो ये पहला फार्मूला बन गया इनके मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब देखो एंगल, अगर मान लीजिए इनके बीच का एंगल अल्फ़ा है तो क्या कहा जा सकता है, tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा इज Sn अपॉन ON, Sn तो B sin थीटा है और ON क्या है, A प्लस B cos थीटा, तो tan अल्फ़ा क्या हो गया, सो इट इज tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। इससे अल्फ़ा निकाला जा सकता है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वरना लॉग टेबल चाहिए। कोई कहे अल्फ़ा बताओ तो सिंपली इसको उधर ले जाओ, बोलो यही है, इसे सॉल्व कर लेना लॉग टेबल देख कर, तो अल्फ़ा हो गया। ये भी माना जा सकता है कि ये भी है, इसको एंगल से देखकर। अब जरा देखो कि इसी में हमने क्या किया, ये तो हमने बता दिया था कि जो दूसरा वेक्टर उसका साइन लो और दूसरे ही वेक्टर का नीचे कॉस लो और जिससे एंगल निकाल ले उसके साथ कुछ ना लो, है कि नहीं। अब देखो इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये चीज़ जब हम परपेंडिकुलर डाला तो इसे M कहा। और अब देखिए कि हमारे पास जो Sn है, Sn क्या है, Sn तो Sn इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू B sin थीटा,
लिखा है कि नहीं, बी साइन थीटा। तो एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, लेकिन इस ट्रायंगल के माध्यम से भी एस एन निकाला जा सकता है। तो इसमें अगर हम देखें सो इट इज़ इक्वल्स टू, ये एस एन है और ये आर है, तो बड़ा ट्रायंगल लो। अगर मैं पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लूँ तो भी क्या एस एन निकल जाए, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा है और ये आर है। तो बताओ यहाँ से देख के कि साइन अल्फ़ा क्या हुआ, एस एन बाई आर हुआ कि नहीं। देख लो, ये बड़ा सा लिया है आर और ये एस एन है, ये नीचे वाला है। तो बताओ एस एन क्या हुआ, क्या आर साइन अल्फ़ा हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ निकाल ली। अब देखो कि पी एम, अब हम पी एम के बारे में बात करेंगे। ये दोनों क्या इक्वल हो सकते हैं कि बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा, क्योंकि दोनों के लेफ्ट में एस एन है। तो जब यहाँ भी एस एन है और यहाँ भी एस एन है तो इक्वेट किए जा सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अब ये बताओ कि पी एन के बारे में बताओ। ये पी एन है, तो पी एन को क्या लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन एज पी एम। पी एम ये है, तो पी एम को क्या लिखा जा सकता है, ए के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। तो पी एम अगर हम कहें कि ये ले लो, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है ए, तो हम ये कह सकते हैं इस तरीके से ये ट्रायंगल जा रहा है। तो ये पी एम है, ये परपेंडिकुलर है, ये अल्फ़ा, ये ए है। तो बताओ यहाँ से कि साइन अल्फ़ा क्या होगा, क्या पी एम बाई ए, या पी एम इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। बोलो करेक्ट, बताएं। अच्छा, पीएम और क्या हो सकता है, क्या पीएम यहाँ पर एक इसके तरफ ये लाइन और आगे बढ़ी है, तो हम इसको और आगे बढ़ा दें और इसको ऐसे मिला दें, जो यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है कि नहीं। ये तो यहाँ पर इस एंगल को अगर हम बीटा ले लें तो मैं फिर पीएम को क्या कहूँ, यानी मेरा मतलब है ये अल्फ़ा, ये बीटा है। और क्या आपको याद है कि ये एंगल क्या है, थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे दूँ, ये थीटा है टोटल एंगल। तो ये क्या हुआ, ये थीटा है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, बचा हुआ, अच्छा 180 माइनस थीटा, चलो ये भी लिख लिया। तो और ये बी है, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर साइन बीटा किसके इक्वल हुआ, क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये भी तो 90 डिग्री ही है। तो क्या ये पी एम बाई बी हो गया, यही ले लिया हमने, जो एस है पी है, यही तो लिया, एक पार्ट लिया कि नहीं ट्रायंगल का सिखाने के लिए। तो बताओ पी एम क्या हुआ, बी साइन बीटा हुआ। तो पी एम ए साइन अल्फा, पी एम बी साइन बीटा। तो एक बार हमने एस एन निकाल लिया और एक बार पी एम। तो एस एन ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो एस एन बनेगा, तो एस एन भी निकाल लिया और एक परपेंडिकुलर ये डाल लिया पी एन। एक तो ये निकाला, ये जो परपेंडिकुलर डाला था वही तो एस एन था। तो दो चीज़ें निकाली, एक एस एन निकाला और एक क्या निकाला,
Tm निकाल लिया, Sn भी निकाल लिया था। अच्छा, इन दोनों से मिलाने से क्या चीज़ पता चलती है कि क्या A साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन बीटा पता चलता है, या इससे ये पता चलता है कि A बाई साइन बीटा इट इज इक्वल्स टू B बाई साइन अल्फा। और इन दोनों से क्या पता चला था कि B बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू R बाई साइन थीटा। B बाई साइन अल्फा और R बाई साइन थीटा। अगर मैं ये इक्वेशन ले लूं और ये इक्वेशन ले लूं, क्या दोनों में B बाई साइन अल्फा है? बताइए, क्या दोनों में B बाई साइन अल्फा है? तो हम इनको कंपेयर करें, सो B बाई साइन अल्फा किसके इक्वल हुआ? A बाई साइन बीटा, और ये क्या R बाई साइन थीटा के इक्वल हो गया। जहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये ट्रायंगल है और इसे B माना है कि नहीं, और ये A है, क्योंकि इधर जो B रहा होगा उसी को तो B मैंने उधर लिया है, यही B तो उधर है B, ये R है। बताओ, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल कितना है? वन 180 माइनस थीटा। चलो, ये चीज़ हो गई। अब ये जरा देखो, क्या B बाई अल्फा आ रहा है, जो साइड उसके सामने का एंगल, जो साइड उसके सामने का एंगल A अपॉन साइन बीटा आ रहा है क्या? और R अपॉन साइन 180 माइनस थीटा तो नहीं आ रहा है, कि आ रहा है? बताओ, क्योंकि 180 माइनस थीटा ही तो साइन थीटा होता है। बोलो, ये बात है कि नहीं? तो इससे क्या पता चला कि जो साइड हो उसी के सामने का एंगल ले लो और उनका रेशो, सो द रेशो ऑफ साइड टू the opposite sign of opposite angle is constant and this is Lami's theorem। इसे क्या कहते हैं? लामी की प्रमेय, या आप इसे लॉ ऑफ साइंस भी कह सकती हैं। नीचे लिखा है लॉ ऑफ साइंस, या इसे कह सकते हैं लामीस थ्योरम। बीएससी में पढ़ेंगे आप मैथमेटिक्स में। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एक वेक्टर दिए गए हैं, 3 वेक्टर्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। तो एक आपको रिलेशन और मिल चुका है, यदि ये A है, ये B है और ये R है, और इनके बीच एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये जो भी हो, अब 180 माइनस थीटा है या जो भी हो, वही वो भी लिख सकते हो। यहाँ 180 माइनस थीटा तो थीटा आ गया, कुछ भी हो, तो आप R के सामने इसे गामा ले सकते हो। अगर मालूम है तो ले ही सकते हो, 180 माइनस अल्फ़ा बीटा कर दो। तो इससे क्या पता चलेगा कि A बाई साइन बीटा करना है क्या? B के अपोजिट अल्फ़ा और R के अपोजिट गामा। बोलो, बात समझ में आई? क्या यही लॉ ऑफ साइन है? अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइंस किसे कहते हैं? तो दैट इज लॉ ऑफ कोसाइन 4.24a। यानी जरा इस पर भी गौर करें, क्या ये R है और ये A है और ये B है, ये इसका रिजल्टेंट है। तो आपने क्या कहा था
कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा, क्या ऐसा कहा था? कहीं ऐसा तो आपने नहीं कह दिया था कि अब यहाँ पर कि 2ab cos थीटा है, ये चीज़ क्या है बताओ? क्या ये 180 माइनस थीटा है कि नहीं? तो अब 2ab cos थीटा वहाँ ले जाओ तो क्या वो निगेटिव हो जाएगा? और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर यहाँ ले आओ और 2ab को इधर ले आओ, तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाएगा? अच्छा, क्या इसे कॉस 180 माइनस थीटा बोल सकते हैं? देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, वही चीज़ है। तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2ab है? बोलो। अच्छा, अगर ये चीज़ से आप सहमत हैं तो अब ज़रा देखिए कि नाउ यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स हों, किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स हों और तीनों साइड में एक साइड ए हो, ये बी हो और ये सी हो और ये एंगल ये कुछ हो 180 माइनस थीटा है, यही तो यही है ना 180 माइनस थीटा। तो इसको कुछ मान लो, अब थीटा मान लो, अल्फ़ा मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा मान लेते हैं। तो क्या मुझे जब कोई एंगल निकालना चाहिए कॉस अल्फ़ा, तो क्या उसकी अगल बगल वाली साइड का सम कर देना चाहिए स्क्वायर का? देख लो, कोई एंगल निकालो कॉस तो उसके अगल बगल वाले का स्क्वायर कर दो क्या? बताइए। और सामने के स्क्वायर का माइनस कर दो क्या? बताइए। और नीचे में क्या कर दो? क्या नीचे में जो उनकी अपोजिट साइड्स है उसका 2 टाइम्स ए भी कर दो। समझ में आया ना? किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल चाहिए तो अगल बगल। मेरा कहने का मतलब है कि क्या कल आप यही पढ़ने वाली हैं मैथ्स में, लॉ ऑफ साइंस? बोलो, यही चीज़ तो दिखाई गई अभी आपको। और क्या कल आप मैथ में यही पढ़ने वाली हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस? देखो यहाँ पर भी वही बात कही गई है जो चीज़ वहाँ कही गई है, दैट इज इक्वल्स टू अगल बगल वाली साइड का सम, सामने वाला माइनस नीचे 2ab है, वही चीज़ की नहीं जो हम कल करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि वास्तव में ये जो क्वेश्चन है हमको लॉ ऑफ साइंस देता है और लॉ ऑफ कोसाइंस। तो इस चीज़ को आप सिंपली या फ्लैटली भी कह सकती हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक, लॉ ऑफ साइन तो आपको पता ही चल गया। किसी भी ट्रायंगल में ये बहुत आसान चीज़ है। अगर आपको एक ट्रायंगल दिया जाए तो आपका ट्रायंगल सिंपल सा होगा, ऐसे होता नहीं है जैसे मैं बना रहा हूँ। जब मैथ में पढ़ोगी तो वहाँ ट्रायंगल ऐसे होते हैं, साइड को ए बी सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंगल से ए बी सी, और इसके सामने ए होता है और सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी। और तब आपसे कहा जाएगा जरा इस पे 2 फार्मूले लिखो, तब ऐसे लिखना ए बाई साइन ए, अभी जो दिखाया है, और बी बाई और सी बाई साइन सी। और अब फिर पूछा जाएगा जरा कॉस बी बताओ, तो क्या बताओगी? कॉस बी का फार्मूला तो बताओ जरा। यही है, बस यही 2 फार्मूले हैं, इसी पर एक चैप्टर चलेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई एक डिडक्शन की, प्रूफ की, जिसको हम आगे यूज़ भी करेंगे। एग्जाम्पल 4.3 पे आइए।
एग्जाम्पल 4.3 क्या कहता है? A motor boat is racing towards north at 25 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट 25 किलोमीटर से जा रही है, वो भी नॉर्थ में जा रही है। तो मैं नॉर्थ सब बना लेता हूँ, बाकी डायरेक्शन भी बना लेता हूँ। तो ये जा रही मोटर बोट, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ बोट, जो कि 25 किलोमीटर है। और एंड द वाटर करेंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। वो उधर जा रही है और वाटर की करंट इधर आ रही है। ज़रा पढ़ो तो किधर जा रही है? इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ के ईस्ट में। साउथ में दो चीज़ें हैं। अगर साउथ में देखो तो ये जो चीज़ है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ईस्ट ऑफ साउथ, और इसको क्या कहेंगे? वेस्ट ऑफ साउथ। तो साउथ के 60 डिग्री ईस्ट में चले जाओ, तो साउथ के 60 डिग्री में ईस्ट में चला गया। और लेकिन बहुत थोड़ी सी वाटर करंट है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम छोटा वेक्टर बना रहे हैं 10 किलोमीटर का। ये 25 की है, तो उसको इसका 2.5 गुना बनाया है। तो ये जो चीज़ है ये वाटर करंट है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ वाटर भी लिख सकती हो या वेलोसिटी ऑफ करंट भी लिख सकती हो। तो उससे क्या होगा कि इसकी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी। बोट भी चल रही है, ये भी चल रही है, जैसे बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी, तो बोट इधर न जाके कहीं और जाएगी। ठीक है, सो अब कहाँ जाएगी, ये कैसे पता किया जाए? तो इसके लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि नहीं? तो ये चीज़ आ गई। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अच्छा, ये 90 है और ये 30, तो टोटल एंगल कितना हो गया बताओ? तो ये तो 60 है, तो बचा कितना? 30। तो ये 30 और ये 90, तो कितना हुआ? 120 डिग्री। अच्छा, ये 25 किलोमीटर पर आवर है, और ये कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 10 और कॉस 120 डिग्री हुआ? लेकिन ऐसे लिखना नहीं चाहिए हमें। एक बार वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ये फार्मूले लिखने के भी मार्क्स होते हैं। वी सी स्क्वायर प्लस 2 वी बी वी सी कॉस थीटा, तो 625 प्लस 100 और माइनस क्या हुआ? 50 प्लस 500 और 120 डिग्री क्या हुआ बताओ? कॉस 90 प्लस वो क्या होगा? माइनस साइन 30 हो गया। माइनस साइन 30 की वैल्यू बता दीजिए। तो ये हमारे पास 725 हो गया। तो आगे क्या आया? माइनस माइनस प्लस और 500 इंटू 1/2, तो क्या आया? तो क्या आया? 975। ये चीज़ आ गई कि नहीं? तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई किलोमीटर पर आवर में। रूट तो लगा ही हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर में हुई। इसका कितना वैल्यू हो सकता है? 975 का 975 आ गया। कहाँ गड़बड़ी की? ये पहले हमने माइनस लगा दिया, ये माइनस नहीं होना चाहिए था। अब आएगा माइनस, क्योंकि फार्मूला तो प्लस का है ना। तो कितना आ जाएगा? 725 में से अगर 250 माइनस किया तो क्या आएगा?
475, इट इज़ 475। 475 का रूट लो तो पता चलेगा क्या आएगा। सो 475 टू टू जा 4, 2 जा 4। अब देखो फिर ये 2 नीचे लिख लो, 75 तो 4 आ गया, तो कितना हो जाएगा, एक ही बार जाएगा तो 21, 41 1 जा 41, फिर कितना बचेगा 4 और 3 4, डेसिमल लगा दो तो 2 जीरो बढ़ेंगे। 41 में 1 ऐड करो तो 42, जो यहाँ लिखो वो यहाँ लिखो, तो क्या लिख दें, 4 चलो 32, 8 टाइम्स ले लेते हैं, 7 टाइम्स जा रहा है, चेक करते हैं। अच्छा 8 8 8 जा 64, 8 दूनी 16, 22 और 8 चौक 32, थोड़ा ज़्यादा आ रहा चलेगा, तो 21.8 हुआ। सो इट इज़ 21.8 किलोमीटर पर आवर। तो इसे अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखा गया है बुक में, 22 किलोमीटर। अच्छा अब आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन बताओ कि वास्तव में इसकी कितनी डायरेक्शन है। तो हम इन्होंने किससे बताई है, फाई लिया है, फाई का मतलब है ये डायरेक्शन ले ली। फाई चाहिए कि नहीं, फाई ले लो या अल्फा, फाई भी बोल सकते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ कि tan फाई क्या होता है, उनकी तरीके से नहीं करेंगे। tan फाई जिसके साथ एंगल लिया जाए, क्या वो ऊपर लिखा जाता है कि दूसरे वाले का साइन, हाँ तो अपोजिट क्या है, क्या VC और साइन 120 डिग्री बोलो, और जिसके साथ एंगल लिया जाए वो नीचे लिखा जाता है और अपोजिट का कॉस नीचे लिखा जाता है। बात सही है, ज़्यादा फार्मूले याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो 10 और साइन 120 क्या होता है, दैट इज साइन पाई माइनस 60। VB 25 है, VC क्या है, और कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 10 साइन 60, और नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 1/2 हो गया, तो ऊपर क्या हो गया 5√3, और नीचे क्या हो गया, क्या 20। अब क्या हुआ, 5 से इसे कट करो 4, √3 की वैल्यू क्या होती है, अच्छी बात है 732, और अपॉन में 4, इसको निकालो फिर मैं उससे बताऊं लॉग टेबल से क्या आंसर है। इसको फाई कहते हैं। सो tan फाई आ गया 0.432। अच्छा अब जरा देखो नेचुरल टेंजेंट्स, तो 0.1 0.2 0.3 और 0.4 आ गया, 4 के आगे देखती जाओ, 4 के आगे 0.432 है, तो अब 3 देखो, 3 कहीं मिल रहा है, 433 है, तो 4327 ले लो, वही सबसे करीब है। और पॉइंट तो लगाई है ना शुरू में, सब में नहीं पॉइंट लगता है, बस शुरू में लगता है, दिख रहा है। तो अब 0.43, तो ये 23 वाली लाइन है, 23 वाली लाइन है कि नहीं,
और ऊपर जो है 4327 जरा देखो वो कौन सी लाइन है, यानी 0.4, 23.4 डिग्री हुआ। 24 मिनट है, उसको आप बदल भी सकती हैं, डेसिमल में बदल सकती हैं, तो 23.4। और आंसर क्या आ रहा है जरा बुक का देखो, 23.4 डिग्री। तो ये चीज़ हो गया। अब हमें इसको लिखना भी पड़ेगा कि बोट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से चल रही है, 22 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 23.4 डिग्री टू, किधर जा रही है बताओ, इस एंगल से किधर जा रही है, बोलो, अभी बताया है, बताइए। और क्या, नॉर्थ ईस्ट, ये कह सकती हो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अच्छा क्या कहना रहता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जैसे 10 डिग्री है तो नॉर्थ ईस्ट ना बोलो, तब पता ही नहीं चलेगा इधर से किधर से, तो क्योंकि ईस्ट नॉर्थ वर्ड होता नहीं है, नॉर्थ ईस्ट तो मिडल वाली लाइन है। अगर कोई चीज़ इधर जा रही है तब क्या बोलोगे, ऊपर, यही चीज़ सीखनी है, क्योंकि वेक्टर में अगर आपने ठीक से नहीं बोला तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। वेस्ट, फिर ये साउथ ऑफ ईस्ट, तो जिससे एंगल ले रहे हो उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा, साउथ ऑफ ईस्ट। चलो इतनी बात आपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख दिया है। चलो मोशन इन ए प्लेन की बात करते हैं। मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन ए प्लेन अगर हम देखें तो कौन से मोशन प्लेन में होते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, या मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, कोई चीज़ पत्थर फेंकोगी तो वो कैसा है, क्या प्लेन में होगा, और सर्कुलर मोशन, क्या ये 3 मोशन प्लेन में होते हैं, सर्कुलर मोशन, यही 3 चीज़ इसमें पढ़नी है हमें। सर्कुलर मोशन 2 पढ़नी, बल्कि अभी ऑसिलेशन वाला अगली बुक में है। सर्कुलर मोशन और कोई पत्थर फेंका गया तो प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब है एक लोहे को गोले को बांध दो एक तार में, पेंडुलम तो सिंपल पेंडुलम है, वो थ्रेड में, आर प्लेनर मोशन। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हम पहला पढ़ चुके हैं फिर से पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर, यहाँ फिर से बात आई है, हमने आपको ये बात बता दी थी। एनी वेक्टर विच इज, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड डायरेक्टेड टू द गिवन पॉइंट, उसे क्या कहते हैं, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो और किसी पॉइंट तक डायरेक्टेड हो तो उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसके कंपोनेंट भी लिए जा सकते हैं, ये तो इसके 2 कंपोनेंट हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। ये एक्स आई है तो ये आर वेक्टर कौन सा हो गया, क्या एक्स आई प्लस वाई जे हो गया, ये तो ट्रेंगुलर लॉ से लगा लो तो भी एक्स आई और वाई जे हुआ कि नहीं। सो एनी वेक्टर, जहाँ छोटी सी भी चीज़ ना समझ में आए पूछ लेना, एनी वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम origin and directed to given point,
पॉइंट, पॉइंट भी लिख सकते हो या पोजीशन, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। हमारी आंखें जिसे देखती हैं, जैसे कोई वस्तु जा रही है तो आंखों से हम देख रहे हैं, हमारी आंखें ओरिजिन है और हम उस वस्तु की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी आंखें, तो इट इज़ पोजीशन वेक्टर। ये बात हो गई। अब आगे देखें। नाउ अब नेक्स्ट चीज है, अगला फिगर बता रहा है, बुक का पेज तो खुला है ना आपका वो वाला, सो इतनी बात समझ में आ गई। पेज नंबर मालूम है, खुला है ना? नहीं खुला, बता दिया। चलो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये अगर मान लीजिए कोई इसकी इनिशियल पोजीशन है P और वहाँ से ये P डैश पे जा रहा है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन बताओ। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसकी डेफिनेशन मालूम है आपको? समझ में आया? एनी वेक्टर विच इज फाउंड बाय जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने में, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। रिपीट करो। Any vector obtained by joining initial point to final point and directed from initial point to final point is called displacement vector। अच्छा, ये कोई चीज़ ऐसे चल रही है एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो चीज़ है ये एक्स एक्सिस है और ये चीज़ है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं और वो ऐसे चल रही है प्लेन में, तो हम उसका पाथ भी दिखा सकते हैं। तो अगर हमने इसका पाथ दिखा दिया किसी प्लेन में, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे चल रही है, तो ये हमारा एक इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, और इनको मिलाने से कौन सा वेक्टर बना? डेल्टा आर बन गया। ये भी एक वेक्टर ही तो है। और ये दो पोजीशन वेक्टर हो गए, आर और आर डैश। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये उसका पाथ हो गया जिस पे वो चल रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो अगर हम देखें तो क्या आर वेक्टर और प्लस डेल्टा आर वेक्टर मिलके आर डैश वेक्टर बनेंगे? ऐसा भी कोई लॉ है क्या कि आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर, ये डेल्टा आर वेक्टर, क्या इससे ये मिलके आर डैश बन सकता है? और यदि ये लॉ है तो कौन सा है? चलो अब डेल्टा आर यहाँ क्या हो गया? आर डैश माइनस आर वेक्टर हुआ। लेकिन आर डैश क्या है? ये एक्स डैश आई है और वाई डैश जे है, और आर तो हमने पहले ही बता दिया, आर पे भी वेक्टर लगाना है, इधर कैप और इधर वेक्टर। दिस इज एक्स आई और प्लस वाई जे, इसको कहेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर और इसको कहेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
और डेल्टा आर क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू फाइनल पीवी। ऊपर तो दिखने से आ रहा है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अच्छा, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या एक्स डैश आई, या ये लिख सकते हैं आर डैश माइनस आर है। एक सेंटेंस और लिख सकते हैं, एक स्टेप और बन जाएगा, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर है। और आर डैश क्या है? क्या एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे और माइनस एक्स आई प्लस वाई जे। बोलो, ये चीज़ बनी कि नहीं? तो ये जो चीज़ है एक्स डैश से एक्स का घटना, यही डेल्टा एक्स है, यानी कितना और चल लिया। और वाई डैश से वाई का घटना क्या है? डेल्टा वाई जे। इस चीज़ को हम कह सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर। ज़रा फिर से देखो इसको फिगर में, शुरू में उसने कितना चला था ज़रा बताओ? क्या वो एक्स आई चला था? बताओ। और ये है कितना? क्या वाई जे चला था? आर वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो कितना चला था? वाई जे। ये वेक्टर कितना है? फाइनल। तो फाइनल में कितना है? फाइनल अगर वेक्टर की बात करो तो ये पूरा कितना है? क्या एक्स डैश आई है? और ये इधर तक बात करो तो ये कितना है? क्या ये वाई डैश जे है? बोलो। तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितने में हुआ है? जरा चेक तो करो। क्या इतना और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? एक्स में इतना डिस्प्लेस हुआ है और वाई में इतना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये लेंथ कितनी है? क्या ये एक्स डैश आई में से एक्स आई घटा देने से आ जाएगी? तो ये फिर जो आई है यही तो एक्स डैश माइनस एक्स आई है, जिसे हम डेल्टा एक्स कह रहे हैं, ये वेक्टर। और ये चीज क्या है? इतनी लेंथ कैसे आएगी? क्या वाई डैश जे में से वाई माइनस करने से आएगी? बोलो। जिसे आप डेल्टा वाई वाई जे कह रहे, तो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या यही चीज आपके बुक में लिखी है? चेक करो फिगर 4.12 में। समझ में आ गई बात? अगर मान लीजिए डेल्टा आर के साथ आपको टी भी दिया हो कि ये टी टाइम पे चलता है, यहां से यहां पहुंच गया, तो क्या वेलोसिटी भी निकाल सकती हो? ठीक है। इफ टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, देन इफ टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, तो जो डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी तो क्या लिखना, वी लिख देना कि बस उस टाइम पे इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, वी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो इट इज डेल्टा आर अपॉन टी, कितनी दूरी चली गई और कितना, ये एवरेज वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस तो क्या आएगी, इतना दूर चले, तो ये एवरेज वेलोसिटी है। और क्या एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आएगी? क्योंकि टी से ही तो डिवाइड किया, उससे तो वेक्टर छोटा या बड़ा हो सकता है, डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी ना। किसी वेक्टर में 2 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? वेक्टर छोटा हो जाएगा, कि डायरेक्शन भी बदल जाएगी? बोलो। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देख लो, उसमें लिखा भी है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वेलोसिटी इज इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है
वो डेल्टा आर की जगह में क्या डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे लिख दूं और दोनों में टी टी से डिवाइड कर दूं, क्या बात बन जाएगी? क्योंकि डेल्टा आर तो यही है। तो अब हमने क्या कर दिया, ये देखो ये फिगर बना है। अब हमने क्या कर दिया, तो बताओ एक्स एक्सिस में जितना मूव किया पर सेकेंड, क्या वो वी एक्स होगा? तुम ऐसे चलती चली जा रही हो, तुम्हारी छाया एक्स एक्सिस में बनती चली जा रही है, ये ऐसे जा रही है। मान लो वहां से टॉर्च उधर से कोई डाले उधर से, तो क्या यहाँ छाया नहीं बनेगी? और इधर से कोई टॉर्च डाले तो क्या छाया वाई एक्सिस पे नहीं बनेगी? इधर से टॉर्च डाले, ऐसे चल रही है। तो जो वाई एक्सिस की स्पीड है वो वाई की है, और जो एक्स एक्सिस की स्पीड है, और उन दोनों का रिजल्टेंट ले लो तो क्या वेलोसिटी नहीं आ जाएगी? यानी ये डिस्प्लेसमेंट है ना अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस पर यूनिट टाइम। तो v क्या हो गया? क्या यही वी एक्स बन गया? बोलो। और क्या यही वी वाई बन गया? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस पर यूनिट टाइम, ये वी एक्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो हमारी वेलोसिटी का आ गया कि नहीं एनालिसिस? ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ दी है जरा 4.27 देखो, यही काम किया गया है, चेक करिए। इतनी बात ठीक है? अच्छा, अब अगर हम चाहें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पाना तो क्या करें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए तो आपके बिल्कुल वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास ही हो जाने चाहिए। तो पास हो जाने के लिए मान लो ये है, तो ये दो पॉइंट पहले दूर लो, तो दूर में एवरेज वेलोसिटी आएगी। चला वो उसी पाथ पे है, फिर आपने सोचा नहीं नहीं इतनी तो दूर तो ज़्यादा हो जाएगा और हमें तो इंस्टेंटेनियस चाहिए किसी मोमेंट पर। तो इसी पाथ में आप क्या कर दो कि जो R1 था इसके पास ले आओ और पास ले आओ, R2 ले आओ, तो पास लाते गए। तो फिर पहली वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, दूसरी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, थोड़ी बदल गई क्योंकि अब वेक्टर बदल जाएंगे। तो ये दोनों वेक्टर हैं, ये R वेक्टर था इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये R वेक्टर था, ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये R1 था। फिर हमने कहा नहीं हमें पास लाना चाहिए, तो मैंने R2 कर दिया। हमने कहा नहीं अभी भी दूर है, इतना दूर तो नहीं चलेगा, हमको तो इंस्टेंटेनियस चाहिए। तो फिर हमने उसी पाथ पे एक और तरीका निकाला कि हम और करीब लाएंगे। तो अब ज़रा और देखो, हमने R नहीं बदला, लेकिन जो दूसरा वेक्टर था वो इसके बहुत करीब कर दिया, और करीब कर दिया। तो इस तरीके से वी आर जस्ट कमिंग नियरर टू इट, R3 वेक्टर। तो एक ये भी वेक्टर है, एक ये भी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। लेकिन एक टाइम पे मैंने क्या किया, एक टाइम पे मैंने ऐसा कर दिया बिल्कुल इसी पे, जो चौथा फिगर है वो देखो, क्या उसी में मिला ही दिया? दोनों पास आ गए। तो अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वही तो डायरेक्शन बन जाएगी वेलोसिटी वेक्टर की, क्योंकि अगल बगल के दो पॉइंट हैं, तो उस पर तो टेंजेंट ही खींचा जा सकता है, जैसे सर्कल पे खींचते थे कि नहीं। तो वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा, दो पॉइंट को टच करेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से अब ये क्या हो गया, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई? तो अगर हमको ऐसा करना है तो बहुत ज़्यादा क्लोज होने चाहिए दोनों पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है दे आर टेंडिंग टू मर्ज। अगर टेंडिंग टू मर्ज होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या है बताइए? देखो लिखा है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज एवरेज वेलोसिटी। और अगर ये इस पे वेक्टर लगाओ, वेक्टर का डिसिप्लिन रखना है, डेल्टा टी पे कोई वेक्टर नहीं, और लिमिट क्या हो, क्या डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो हो, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, अब एवरेज नहीं लगाना पड़ेगा। तो पहले जो था ये वेक्टर भी लगाया और एवरेज भी लगाया,
या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वेक्टर भी लगाया और एवरेज भी लगाया, ये भी एवरेज का साइन है। दो तरीके से, तो ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ। लेकिन अब मैंने एवरेज नहीं लगाया है, क्योंकि अभी ये कैसा हो गया, क्या बहुत छोटे टाइम इंटरवल में निकाल रहे हैं, तो क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी मोमेंट। वो कब होगी बताओ? एट एनी मोमेंट, इंस्टेंट या मोमेंट। अच्छा, ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो फिर क्या इसे जो v वेक्टर है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या इसे डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं? बताइए, डिफरेंशियल करके निकाल सकते हैं तो इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। इज इट क्लियर? आवाज कुछ गड़बड़ है नेटवर्क में आपके? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब आगे देखो जरा, वेलोसिटी हमने क्या कही है? जो वेलोसिटी कही गई है, इट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यही कहिए। अच्छा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, और डेल्टा आर को क्या कहा था? क्या डेल्टा एक्स आई और प्लस डेल्टा वाई जे और बाई डेल्टा टी? बताओ, पीछे यही बात कही गई है। अच्छा, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, सो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई और प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे, दोनों में अलग अलग लगा दिया। अच्छा, अब इसके बाद लिमिट इस पे भी लगाओ, लिमिट इस पे भी लगाओ। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई और प्लस लिमिट, क्योंकि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिट, इसको मैथ में हम लोग आगे देखेंगे, एक चैप्टर के बाद आ जाएगा जे। अच्छा, अब क्या ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसे क्या कह सकते हैं? क्या डी एक्स बाई डी टी कह सकते हैं? लिमिट लगी है तो डेल्टा डी एक्स में नहीं बदल जाएगा? अच्छा, तो ये बताइए डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वी एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, और ये क्या हो गया? वी वाई जे। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन गई वी एक्स एंड वी वाई जे। ये 4.30 देखो 74 पेज पे, क्या ये यही इक्वेशन है? वेयर वी एक्स क्या है? डी एक्स बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। वी वाई क्या है? डी वाई बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। अच्छा, अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? एक्स और वाई वही है, अगर हम चाहें तो हम वेलोसिटी भी दिखा सकते हैं। हम एक्स और वाई प्लेन में चाहे डिस्प्लेसमेंट दिखाएं चाहे वेलोसिटी दिखाएं, टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन तो मिसिंग होगी, लेकिन हम अपनी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ये प्लेन हमको इसीलिए मिला है कि अगर ये एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है,
तो अगर मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरी कहीं पर ये जैसे ऐसे चल रहा, कोई हमें किसी चीज़ जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इस जगह पे एक ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी का है। वैसे पाथ तो ये है चलने का, लेकिन किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया तो क्या वो वेलोसिटी नहीं हो गई? और फिर इसके दो कंपोनेंट करो, तो इसका इधर का कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या यही vx होगा, और इसका इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्या vy हो जाएगा? और vx है, और इधर i कैप लगा दो, और इधर क्या लगा दो, j कैप। है बात कि नहीं? तो इसको मिला दो, तो v वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट कर लिया, और पाथ हमारा वही रहा जो चल रहा है, लेकिन हमने टेंजेंट बनाए और उसके कंपोनेंट कर लिए। तो ऐसा किया जा सकता है। अब जरा इससे देख के बताओ कि हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, क्योंकि हमने v वेक्टर के तो दो कंपोनेंट कर लिए। कैसे कंपोनेंट कर लिए? ये v वेलोसिटी थी इंस्टेंटेनियस, तो हमने इसका एक vx निकाल लिया और एक क्या निकाल लिया, vxi और vyj ऐसे कर लिया। तो v को कैसे निकाला जाए? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यही vy इधर ले लो, तो क्या इट इज रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हो जाएगा। और अगर किसी के साथ इसका एंगल थीटा मान लिया एक के साथ, तो बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा? हाँ बोलो, सीधा सीधा क्यों नहीं लगा रही हो? यही तो है vy, और tan पूछ रहा हूँ। यहाँ कौन सा आपको कुछ साइन और ये लगाना है? परपेंडिकुलर बाई बेस करो, और कहाँ है यहाँ पे? ये कोई वेक्टर टेढ़े मेढ़े वेक्टर थोड़ी हैं कि ऐसे ऐसे हैं, और उसके लिए आपको अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऐसे करना है क्या? क्या ये नॉन परपेंडिकुलर है क्या? ये तो सीधा परपेंडिकुलर है, तो इसमें सीधा लगाओ। ऐसा होता तब तो भाई फिर कहती ये साइन थीटा वो साइन थीटा। वो तो एक अलग ही केस था कि जब दो वेक्टर जिनका रिजल्टेंट आ रहा था वो नॉन परपेंडिकुलर थे, तब तो आपको फिर ऐसे करना पड़ता था कि दिस साइन थीटा अपॉन दिस। लेकिन यहाँ ज़रूरी है क्या? फिर भी अगर आप ज़रूरी समझती हैं तो हम कर देते हैं। वी वाई बाई क्या है, वी एक्स है, लेकिन आपकी बात मानते हैं। टेन थीटा आपने बोला वी वाई साइन जो भी है, लेकिन वो थीटा टोटल एंगल होता था। साइन 90 करना चाहती हो, और ये वी एक्स और प्लस वी वाई कॉस 90। बोलो आई वही बात कि कुछ बदल गई? फिर और सीधा है तो सीधा क्यों नहीं लगा रही हो? ये वाला क्यों फार्मूला लगाना? आएगा वही, हम ये नहीं कह रहे हैं, फार्मूला है तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? लेकिन हम लगाएं ही क्यों जब हमें सीधा पता चल रहा है कि हम यहाँ थीटा निकालने जा रहे हैं? तो दिस बाई दिस क्यों ना कर दें? बोलो। तो ये आपने v का देख लिया, ठीक। देखो cos 90 जीरो होता है तो आया वही कि नहीं? चलो, तो इतनी बात आपको पता चल गई है। tan थीटा को बुक क्या लिखती है? क्या थीटा लिखती है? tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। तो ऐसा भी लिख देती है, तो हम भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखो, जबकि आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी हो चुकी है, तो एक्सीलरेशन देखते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ? इट इज एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सीलरेशन इज rate of change of velocity. तो अब अगर आप मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ऐसे चल रहा है, दिस इज
एक्स एंड दिस इज़ वाई, और ये उसका पाथ है, एक्स वाई प्लेन में तो पाथ ही दिखाया जाएगा। अच्छा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है। देखो अगली पेज का फिगर, पेज नंबर 75 के ऊपर के चारों फिगर, और फिर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ये हो गई, यानी p और p डैश, p और p1 ले लिया, तो इसकी वेलोसिटी अब p1 लेने से इन्होंने v डैश लिए, चलो v डैश ही ले लो, ये है एवरेज एक्सीलरेशन। कहने का मतलब है कि अगर आपको एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए तो दो वेलोसिटी हैं, ये वेलोसिटी है और दूसरी कौन सी है, ये वेलोसिटी है। क्या ये v वेलोसिटी है और ये v डैश वेलोसिटी है? अच्छा, ये है वेलोसिटी, ये है, और ये चीज़ हुई चेंज, इतना चेंज हुआ, तो v और दैट इज इक्वल टू, यानी कोई चीज़ इधर चल रही है और किसी ने ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स ही तो एक्सीलरेशन होता, तब उधर चलने लगी कि नहीं? तो फोर्स तो इधर लगाया गया होगा ना, यही तो फोर्स लगाया गया होगा, तभी तो वो उधर गई। F इज इक्वल्स टू एम ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, तो हमारा ये चीज़ क्यों गई, कोई चीज़ इधर थी तो उधर क्यों गई, फोर्स लगाया, तो क्या यही डेल्टा ए हुआ? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, जो डेल्टा वी है वो यही हुआ डेल्टा वी, और ऐसा टी टाइम में अगर हुआ हो तो एवरेज एक्सीलरेशन को क्या मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख सकता हूँ? जैसे मैंने एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखा था, एवरेज वेलोसिटी को क्या डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखा था, डेल्टा पे वेक्टर नहीं लगेगा, आर पे वेक्टर लगेगा। बोलो बात समझ में आई? तो v से ये है, तो चेंज कितना वेलोसिटी में हुआ, क्या डेल्टा v हुआ? तो इसे डेल्टा v लिखा जा सकता है। तो अब डेल्टा v है क्या? मान लीजिए कि जो v है वो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे है, और v डैश क्या है, वी एक्स डैश आई और प्लस वी वाई डैश जे है। तो बताओ, इससे अगर देखने से आपको क्या पता चलता है, लगाओ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो वी वेक्टर और प्लस डेल्टा वी वेक्टर, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो थर्ड वेक्टर अपोजिट सेंस में होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ट्रायंगुलर लॉ चल रहा है, टू वेक्टर इन सेम सेंस, तो उनका रिजल्टेंट इज इक्वल टू अपोजिट सेंस। न समझ में आए तो बोलो, हम फिर से बता दें। आई बात? अच्छा, तो डेल्टा वी क्या हुआ, क्या इट इज वी डैश माइनस वी, क्या ये वी एक्स डैश प्लस वी वाई डैश ये चीज़ है, और आई भी लिखना पड़ेगा, आई और प्लस जे, ये आई है, और माइनस वी एक्स आई और प्लस वी वाई जे, तो ये वैल्यू हमने डाल दी। तो क्या ये वी एक्स डैश माइनस वी एक्स आई हुआ, और वी वाई डैश माइनस वी वाई जे हुआ? बताएं, क्या यही डेल्टा वी हुआ, और प्लस डेल्टा वी एक्स हुआ, और ये डेल्टा वी वाई हुआ? अच्छा, इसको भी हम दिखा सकते हैं वैसे ही जैसे हमने आर में दिखाया था, करके दिखाया था कि नहीं? बुक उसको दिखाना जरूरी नहीं समझती, एक बार दिखा दिया तो वो कह रही कि आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ डेल्टा वी आ गई। अब जब डेल्टा वी आ गई है तो बताओ, डेल्टा वी के आने से अब हमें एवरेज एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। इट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, सो डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे, और बाई डेल्टा टी तो दोनों में लगा दो डेल्टा टी। तो ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अलोंग वाई एक्सिस तो क्या हो जाएगा, क्या ये ए एक्स आई हो जाएगा और प्लस ए वाई जे हो जाएगा?
बताइए। बट अगेन इट इज एवरेज एक्सीलरेशन। अभी तक ये क्या है, वो ए पे, ए जो है बोल्ड लिख रहे हैं, तो बोल्ड लिखने की वजह से उनको वेक्टर नहीं लगाना पड़ रहा है, अदरवाइज वेक्टर भी लगेगा और एवरेज का बार भी लगेगा, तो वो उनका बोल्ड है ना, तो उस वजह से नहीं लगाना पड़ता। अब देखो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन से अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पर आओ। So instantaneous acceleration is equals to, that is limit delta t tends to 0 delta v by delta t. So limit delta t tends to 0, डेल्टा v को क्या माना था पीछे, क्या डेल्टा वी एक्स माना गया है i, और प्लस डेल्टा वी वाई जे माना गया है, और बाई डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा वी एक्स खुद क्या था, दैट इज वी एक्स डैश और माइनस वी एक्स, और डेल्टा वी वाई क्या था, वी वाई डैश माइनस वी जे। बोलो बात सही है। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे। तो ये क्या बन जाएगा, क्या डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा, डी वी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, क्योंकि अब डिफरेंशियल हो जाएगा उसका, और ये क्या बन जाएगा, डी वी वाई बाई डी टी बन जाएगा क्या। तो यही क्या ए एक्स है, दैट इज एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग y axis is acceleration along x axis. Rate of change of velocity along x axis is instantaneous acceleration along x axis. अच्छा, और ये ए वाई जे, तो ए इंस्टेंटेनियस क्या आ गया, यानी मैं ये देख रहा हूँ कि हर चीज़ मैंने देख ली कि टू डायमेंशनल मोशन सिर्फ दो वन डायमेंशनल मोशन का जोड़ है, ये टू डायमेंशनल मोशन है नहीं, हमें धोखा देने के लिए बनाया गया है। अगर कोई चीज़ इधर चलती चली जा रही है तो क्या इसकी दो छाया बनती चली जाएगी क्या, क्या इसकी एक शेडो यहाँ बनेगी और एक शेडो यहाँ बनेगी, तो इसकी दो छाया बनी, फिर और ये चली तो क्या और छाया बढ़ी, प्रोजेक्शन बढ़ा ना। सो एनी प्लेनर मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट सम ऑफ टू लीनियर मोशन, हमेशा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैंने v में भी रिप्रेजेंट किया, मैंने a में भी रिप्रेजेंट किया, हर जगह रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इट इज़ नॉट दैट कि जो भी है एनी प्लेनर मोशन कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम ऑफ, देखो दोनों को अलग अलग किया है कि नहीं आई और जे में। सो क्या लिख दें, एनी प्लेनर मोशन कैन ऑलवेज बी represented as sum of two linear motions. Along reference axis, ठीक है, it is nothing more than that, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, where the motions along reference axis are projections
ऑफ द गिवन मोशन। अगर एक्सीलरेशन है तो ये एक्सीलरेशन के प्रोजेक्शन है। ए एक्स क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ए एक्स क्या है बताओ? प्रोजेक्शन ऑफ, उसी की छाया मात्र ही तो है, बोलो। along x axis and vice versa। बात समझ में आ गई? ये कहा जा सकता है कि मोशन जो भी है कि it has always its projection along two reference axes which are, जो भी हमने कहा two linear motions along this, which are the projections of given planar motion। along reference axis। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? कि वही चीज टू रेफरेंस एक्सिस में उनके प्रोजेक्शंस हैं। तो अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के 4 फिगर दिए गए हैं, जिसमें आप ये देखिए कि पहले फिगर में क्या दिया गया है, ये मोशन हो रही है जिसमें ये वेलोसिटी है और ये दूसरी वेलोसिटी है। तो अगर हम देखें तो ये v है, ये v डैश है, लेकिन v और v डैश, इसका अगर हम ये देखें डेल्टा v, तो क्या जिधर डेल्टा v होगा वही एक्सीलरेशन की साइन होगी? तो एक्सीलरेशन क्या इधर ही की ओर होगा, क्योंकि डेल्टा v में सिर्फ डेल्टा t से ही तो डिवाइड करना है, बोलो। बट ये एवरेज एक्सीलरेशन होगी, क्योंकि इतनी दूर की डिस्टेंस थोड़ी ना मानी जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में। और अगर मैं इन्हें और पास करूं तो क्या हो, एक ये वेक्टर और आपकी जरा थोड़ा और ऐसे कर लो, तो ये v वेक्टर है और ये v डैश है, v डैश ही ले रहे हैं हर बार। तो अब ये एक वेक्टर और फिर दूसरा ले लो, जो भी है, फिर तब भी ये कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन इसकी आई ये, लेकिन बदलती जाएगी, सेम तो नहीं रहेगी, बदलती जाएगी। और फिर और आगे चले और अब बिल्कुल एक ही पॉइंट पे दोनों, एक वेक्टर लिया और बिल्कुल दूसरा भी लिया है, ऐसा थोड़ी कि दो नहीं लेंगे। और लेकिन अगर दो अगल बगल हैं तो क्या उनका ठीक परपेंडिकुलर बनेगा क्या? दो अगल बगल वाले ले लो, ये दो टेंजेंट बगल बगल, तब तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, नहीं बनेगा? ये जैसे हम लोग गिरा नहीं देते हैं, एक वेक्टर है और ये दूसरा है और दूसरी लाइन उसी पे गिर जाए, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं? बिल्कुल गिरा ही दो ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये एक्सीलरेशन देखो, लास्ट फिगर में देखो क्या एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर दिखाया गया है वेलोसिटी के, बताओ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि these फिगर्स आर शोइंग कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की किस तरीके से ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसकी क्या परिभाषा होगी। These all things have been shown here। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। इतना ही है आज के लिए, तो थैंक यू।